Good afternoon, students. This is class 10. Geography we are doing nowadays, and the chapter is going on resources and development. The chapter 1 first is resources and development, and we had completed the land use. We had completed the types of resources and the Earth Summit, Rio de Janeiro, Agenda 21, etc. we have done in the last videos. Now the topic is land resources. What are the land resources? Land resources क्या होते हैं? लैंड रिसोर्सेज होते हैं जो हम क्लास 9th में भी आपने ये पढ़ा होगा कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है। लैंड क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है, और फिक्स्ड फैक्टर में लैंड जो यूज की जाती है वो एक ही बार परचेज की जाती है। इसको ये फिक्स इसीलिए कही गई है क्योंकि इसे एक ही बार परचेज किया जाता है, और बार बार इसको परचेज करने की एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हमें लैंड को बार बार परचेज करने की नीड नहीं है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि अगर लैंड नहीं होगा तो फिर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, मशीनरी बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, जो भी फैक्ट्रीज हैं वो डालेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस पर खड़ा करेंगे। तो लैंड रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और कंट्री कहाँ होगी? जब लैंड होगा तभी तो कंट्री होगी। तो जो लैंड रिसोर्सेज है, हम इंडिया में लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं कि लैंड यूज जो है या होल ओवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लैंड रिसोर्सेज है उसमें देखिए कि जो लैंड जो है हमारी वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। क्या लैंड बिल्कुल एक जैसी होती है क्या हर जगह? नहीं होती। लैंड जो है वो क्या होती है? देखो कहीं पर तो ये प्लेन होती है, कहीं पर इसमें ऐसे अप एंड डाउन आ जाते हैं, यानी कि कहीं पर ये कैसी होती है? माउंटेन्स की फॉर्म में होती है। और कहीं पर क्या होता है कि एकदम से टेबल टॉप, यानी हल्का सा इसमें रेज आता है, और रेज होने के बाद उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है? ये वापस से प्लेन हो जाती है, देन वापस से डाउन हो जाता है। तो ये क्या होता है? प्लेट्यूज। तो जो लैंड है, लैंड के 3 टाइप्स हैं। प्लेन्स, जहां पर हम रह रहे हैं ये प्लेन्स हैं। माउंटेन्स वाली जो लैंड है जहां पर अप एंड डाउन आते रहते हैं, पथरीला इलाका होता है वहां का। और प्लेट्यूज तो आप जानते ही हैं प्लेट्यूज क्या होते हैं, मैंने बता दिया आपको। टेबल टॉप जो लैंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यूज कहते हैं। अब हमारे जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसमें किस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड रिसोर्सेज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देखते हैं हम। जो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो 43% प्लेन्स की जो क्वांटिटी आप कह सकते हैं आप, या प्लेन्स का जो परसेंटेज है वो है 43%। प्लेन्स यहाँ पर है हमारे 43% है प्लेन्स, और उसके अलावा 30% क्या है? माउंटेन्स हैं, एंड 27% क्या है हमारे पास? 27% है हमारे पास प्लेट्यूज। यानी कि 43% हमारे पास प्लेन्स है। प्लेन्स में जो लाइफ स्टाइल है, प्लेन्स में लाइफ को सरवाइव करना थोड़ा इजी होता है बजाय माउंटेन्स और प्लेट्यूज के, क्योंकि प्लेन्स जो होते हैं उसमें इजीली कल्टीवेशन हो जाता है, आपको एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन माउंटेन्स और प्लेट्यूज में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। लैंड को किस किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, कि लैंड को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, लैंड किस तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है। तो लैंड यूटिलाइजेशन में आएगा हमारा फॉरेस्ट। लैंड जो है उसको किस किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है, यानी कि लैंड हमारी जो लैंड है, ज़मीन जो है, उसको किस किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, या फिर किस किस फॉर्म में उसे यूज़ किया जाता रहा है या आज भी हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट है फॉरेस्ट। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ वैसे भी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा टोटल एरिया है उस एरिया में 43% पर क्या होनी चाहिए? लैंड होनी चाहिए। 33% पे क्या होनी चाहिए? लैंड होनी चाहिए। जितना भी हमारा एरिया है टोटल उसके 33% पर लैंड होनी चाहिए, उसके 33% पर फॉरेस्ट होने चाहिए।
लैंड नॉट अवेलेबल, एक तो फॉरेस्ट में लैंड को यूटिलाइज किया गया है। नेक्स्ट जो लैंड को यूटिलाइज किया गया है वो किया गया है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फॉरेस्ट हो गया। फिर वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती है, एक तो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो जाती है वो, और नेक्स्ट वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती है। कल्टीवेशन के लिए जो लैंड यूज नहीं होती है उसमें कौन कौन सी लैंड्स आती हैं? बैरन एंड वेस्टलैंड, जो बंजर है, जिन पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता, जो बंजर जमीन है, यानी कि वो इनफर्टाइल लैंड्स है। इनफर्टाइल लैंड्स पर क्या नहीं हो सकता? या तो वो इनफर्टाइल ऑलरेडी है, या फिर उनको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर करके हमने इनफर्टाइल कर दिया है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज़ में आती है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज जैसे रोड बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, हमने मकान बनाए हुए हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, जितने भी स्कूल्स बने हुए हैं, बैंक्स बने हुए हैं, क्या इन सब में एग्रीकल्चर हो रहा है? क्या इन सब में फॉरेस्ट उगे हुए हैं? क्या नहीं। ऐसी लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी होती है? जो कि ऐसी लैंड जिसमें एग्रीकल्चर के अलावा अदर यूजफुल थिंग्स ही हैं, अदर थिंग्स को इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसके अलावा कौन कौन सी हैं जो अनकल्टिवेटेड लैंड है? भाई फॉरेस्ट हो गया हमारा और नॉन एग्रीकल्चरल हो गया। अब इसके अलावा जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है वो है पास्चर्स, यानी कि जो चारागाह है। पास्चर्स मीन्स होता है चारागाह, जहाँ पर जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाता है। ग्रोव्स हैं, बहुत सारे बाग वगैरह उगाए हुए होते हैं वहाँ पर, उसे भी हम क्या कहते हैं? अनकल्टिवेटेड लैंड है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? देखो हमारे आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है? देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आप जगह को, प्लेस को शिफ्ट कर करके आप क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बहुत ही पुराने टाइम में होती थी, आज भी होती है। कई जो नॉमेडिक एरियाज है, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो आज भी की जाती है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है? जैसे आज हमने इस लैंड पे हमने कल्टीवेशन किया, ये एक लैंड है, इस पर कल्टीवेशन किया, इसके बाद 2 ईयर हो गए, हमने यहाँ पर कल्टीवेशन किया, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, हमने अदर जगह गए, हमने वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो जो ये लैंड्स होती हैं जो अदर अनकल्चरेबल लैंड है, इनको यूज, ये वेस्ट लैंड है, इनको यूज भी कर लिया गया है, लेकिन यूज करके इनको छोड़ दिया गया है। तो ये क्या है? कल्चरेबल लैंड्स है। वेस्ट लैंड है बट ये क्योंकि छोड़ दी गई है इसलिए। नेक्स्ट हम बात करें तो फैलो लैंड्स, फैलो लैंड्स यानी कि वही छोड़ी जाने वाली, यानी कि जो अब काम की नहीं है हमारे पास। फैलो लैंड होती है वही छोड़ी जाने वाली, यानी कि जहाँ पर आपने कल्टीवेशन करके छोड़ दिया है। कैसे आपने कल्टीवेशन करके छोड़ दिया है? जैसे करंट फैलो और अदर फैलो। करंट फैलो का मतलब जिसमें 2 साल या 1 साल आपने उसमें, जैसे मैंने यहाँ बताया था 2 साल या 1 साल आपने वहाँ पर कल्टीवेशन किया और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, किसी अदर प्लेस पर चले गए कल्टीवेशन के लिए, तो वो होती है करंट वेस्टलैंड। और अगर अदर जो आएंगी, अदर में आएगा 2 साल से ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा जिस लैंड को आपको छोड़े हुए हो गया है वो आएगा अदर वेस्टलैंड में। और कल्चरेबल लैंड्स भी वही होती हैं जिसको 5 साल से ज़्यादा छोड़े हुए हो गए हैं। ठीक है, ये आपकी आ गई फैलो लैंड। अब हम बात करेंगे नेट सॉन एरिया की। तो नेट सॉन एरिया क्या होता है? नेट सॉन एरिया यही तो है मेन हमारा, फॉरेस्ट होते हैं, और नेट सॉन एरिया यानी एग्रीकल्चर कितने पे हो रहा है, यानी कितने परसेंटेज एरिया पे हम खेती कर रहे हैं, कितने परसेंट एरिया पे हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, वो होता है नेट सॉन एरिया, कि कितना एरिया जो है वो एक्चुअल में उगाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा लैंड का यूटिलाइजेशन है कि लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा यूज हो गया लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड नेट्स ऑन एरिया से ही, नेट्स ऑन एरिया से ही हम कल्टीवेशन करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्शन निकल के आता है, जो भी एग्रीकल्चर निकल के आता है, वो प्रोडक्शन उसको हम सेल आउट कर सकते हैं और इसी से हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये हमारा हो गया लैंड का यूटिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न, इंडिया में लैंड का जो पैटर्न है यूज करने का वो क्या है? लैंड यूज पैटर्न जो है इंडिया में वो कैसा है वो देखते हैं।
इंडिया का लैंड यूज पैटर्न आपको देखिए, ये भी आपको दिया हुआ है इसमें, और बहुत ज़्यादा लिखा भी हुआ है इनमें आपके नीचे, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको उसमें कोई भी लाइन जो है, मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगी वो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपको कोई भी ऐसी लाइन लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके इसमें मैटर लिखा हुआ है, वो पूरा बोर्ड पे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अगर फिर भी कोई एक दो या लाइन आपके रह जाती है तो आप क्या कर दें, उसको अंडरलाइन करके मुझे सेंड कर दें। आई विल एक्सप्लेन इन ऑडियो, और जैसे भी जो भी फाइल होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लेकिन पढ़ना ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। जो भी फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसको आपको लिखना है। जो टेबल्स हैं उनको समझाया गया है अच्छे से। और ये जो फ्लो चार्ट है, इसमें आपको 2 फ्लो चार्ट्स यहाँ पे दिए, 2 पाई चार्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों जो पाई चार्ट्स हैं, इन पाई चार्ट्स को में आपको ये बताया गया है कि इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा है। इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 40.26% जो लैंड यूज आपने देखा, ये 45.26% जो लैंड यूज है, इसमें ये पहले का है, यानी 1960-61 का है। 2 आपको दिए हुए हैं, 1960-61 में आपको ऑल ओवर बता रही हूँ कि इसमें आपको क्या गिवन है। 1960-61 में ये जो फॉरेस्ट का एरिया था ना, वो इतना ज़्यादा था, लेकिन आज वो 33% से कम है। जबकि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लॉन्च हुई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन मोटिव है हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको बचाए रखना, और फॉरेस्ट को बचाना, प्लस में जो भी हमारे फॉरेस्ट है उनको बचाना, और एक जंगली जानवरों को बचाना, क्योंकि ये सब क्या है, हमारी जो रिसाइकलेबल जो थिंग्स हैं, यानी कि जो फूड चेन है उनको भी चलाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फॉरेस्ट इसमें ये 1960-61 में इतना था, लेकिन अभी कम हो गया है। उसके बाद ग्रोव्स पाए जाते हैं। ग्रोव्स में बताया था जो बागान वगैरह होते हैं वो बैरन लैंड है, और ये बाकी सारी छोटी छोटी ये जितनी भी आपकी ये लैंड जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पर यूटिलाइजेशन, वो सभी पाई जाती है इसमें। तो दोनों में कंपैरिजन करवाया गया है और डिटेल में भी दिया गया है, तो उसी के कंपैरिजन को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो है हमारी 1952 में, क्योंकि जब हमने ये देखा कि जो धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है, फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फॉरेस्ट का परसेंटेज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, फॉरेस्ट के परसेंटेज को धीरे धीरे कम होते हुए देखते हुए, जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया, और इसको सीरियस लेने के की वजह से इसने क्या किया, बहुत सारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज बना दी। बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी बनाई, जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह, बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई। तो इस तरीके से ये पॉलिसी बनाई गई, और इस पॉलिसी में ये कहा गया कि जो भी कंट्री है उस कंट्री के 90 या जो भी स्टेट है उसके 33% पार्ट पर क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। वो फॉरेस्ट, ये जो आपने घर में प्लांट्स उगे रहते हैं सड़कों पर, ये नहीं, फॉरेस्ट अकेले यानी कि बहुत बड़ा एरिया एक साथ जंगल जिसमें होता है वो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। हमने पढ़ा भी था लास्ट वो अर्थ समिट वगैरह के लिए जो गए थे, तो गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चलाई जिसके अकॉर्डिंग आपको ये दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की एंड कंजर्वेशन की। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, क्या मतलब समझते हैं आप लैंड डिग्रेडेशन से? डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड होना, ग्रेड मिलना मतलब अच्छा होना, और डिग्रेड होना मतलब उसका क्षय हो जाना, उसका नुकसान हो जाना। तो ये क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, लैंड का डिग्रेड हो जाना। ग्रेड मतलब उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में कमी आना, उसकी क्वालिटी गिर जाना। अब उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम रह गई है, और वो क्यों रह गई है उसके बहुत सारे रीज़न भी होंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड की क्वालिटी में चेंजेस आ जाना, और वो चेंजेस कैसे हों, नेगेटिव हों। लैंड की क्वालिटी में नेगेटिव चेंजेस आ जाना।
ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होना चाहिए, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है देखिए किस तरीके से, कौन कौन से रीजन है जिनसे हमारी लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो रही है। फर्स्ट है वाटर इरोडेड एरिया, ऐसा एरिया जहां पर वाटर के द्वारा इरोजन होता है, यानी कि वाटर से जब इरोजन होता है, इरोजन का मतलब आप जानते हो, इरोजन का मतलब होता है रिमूवल द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा, द रिमूवल, keep silence, removal of other parts of soil, upper parts, the removal of upper parts of the soil, soil के upper part का रिमूव हो जाना वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो ये जो सॉइल इरोजन है ये वाटर से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है। तो सॉइल इरोजन जो है वाटर इरोडेड एरिया कौन सा होगा, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, यानी लैंड की जो, क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो यानी जो लैंड की टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल जो होती है लैंड की, वो टॉप सॉइल जो होती है वो क्या होती है, टॉप सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। और जब वाटर की वजह से जब ये टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है तो वो लैंड जो है वो क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। वाटर की वजह से टॉप सॉइल के रिमूव होने से लैंड इनफर्टाइल हो जाती है और ये वाटर इरोडेड एरिया जो है ये क्या कर देता है, लैंड को डिग्रेड कर देता है। तो ये है इंपॉर्टेंट थिंग कि वाटर इरोडेड एरिया जो है वो लैंड डिग्रेडेशन में आता है। नेक्स्ट है माइनिंग साइट्स, जहाँ पर भी माइनिंग की जाती है, जहाँ पर भी क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग साइट्स पर से, माइनिंग जो होती है खानों में से निकालना, वहाँ पर क्या होता है, माइनिंग में एक जगह बहुत ही गहरी खुदाइयाँ कर दी जाती है, एक ही जगह से बहुत ज़्यादा, जब वो मिनरल्स वगैरह है जो भी चीज़ें वहाँ पर उनको मिलती हैं वो निकालते हैं, तो एक ही जगह से बहुत ज़्यादा खुदाई करने से वहाँ की जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उनको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, कई बार वहाँ पर उनमें पानी भरना और उसके ढह जाना, ज़मीन खोखली हो जाना और वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ भी नहीं हो सकती। तो माइनिंग साइट्स की वजह से भी लैंड जो है हमारी वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरग्रेजिंग की। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या है, ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि कई बार जो हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हो या फिर अदर जो पर्सन्स हैं जो कि कैटल रखते हैं या डेयरी फार्मिंग का जिनका इम्पोर्टेंट बिजनेस है, ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं, यानी कि अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेज कराने के लिए उनको पास्चर्स में ना ले जाने की बजाय ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह का एरिया है। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी कई बार क्या होता है, जो रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द सॉइल है, जो ह्यूमस लेयर वाली जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है वहाँ से, और उसकी वजह से, और कई बार क्या होता है कि जो जानवर जब उन प्लेसेस पर जाते हैं बार बार जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी उनके पैरों से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी ह्यूमस में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं बार बार जाने से वो दब जाते हैं और वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो इनफर्टिलिटी में बदल जाती है और जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये है हमारा ओवर ग्रेजिंग। अब हम बात करते हैं ओवर इरिगेशन की। ओवर इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का मतलब क्या है, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें पानी देना, इरिगेशन का मतलब। ओवर इरिगेशन एल्केनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि किसान, हाँ पानी आ रहा है, तो ये वाटर का भी वेस्टेज है, पानी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा यानी खेतों को इतना भर देते हैं, ओवर डाल देते हैं पानी, जितने की नीड है, अगर 1 गैलन की नीड है तो उसमें 3 भर देंगे, यानी ट्रिपल जो टाइम है वाटर उसको भर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो वाटर की जो pH वैल्यू है उसमें अल्काइन की क्वालिटीज़ होती हैं और उससे क्या हो जाता है, अल्काइनिटी से जो हमारी फसलें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं और जो लैंड है उसके अंदर वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल के अंदर जब एल्केनिटी की क्वालिटीज़ आ जाती हैं, एल्केनिटी की जब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लग जाती हैं तो सॉइल अपने अंदर वाटर एब्जर्विंग कैपेसिटी को खो देती है और जब वो वाटर एब्जर्विंग कैपेसिटी को खो देगी तो फिर वो धीरे वो लैंड क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी और फिर वो लैंड हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि किस तरीके से लैंड जो है वो डिग्रेड होती है।
नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री से हमें क्या प्रॉब्लम है? सीमेंट इंडस्ट्री से हमें प्रॉब्लम ये है कि सीमेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट, जब भी सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट का प्रोडक्शन होता है तो सीमेंट के प्रोडक्शन से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूल, एक तो ये बात है कि बहुत ज़्यादा जब भी सीमेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों के ज़्यादातर उन लोगों को लंग्स डिजीज़ होती हैं। उन लोगों को जो लंग्स डिजीज़ होती हैं वो किस वजह से होती है कि इतनी ज़्यादा डस्ट स्मॉग इतना ज़्यादा होता है वहाँ पर कि लोग जो है उससे अपने आप को बचा नहीं पाते, चाहे वो कितना भी प्रिकॉशन क्यों ना ले लें। तो सीमेंट इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा डस्ट और वहाँ के आसपास के लोगों को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, इसीलिए उनके आसपास जल्दी से कोई ना कोई जो घर है यानी कि लिविंग एरिया जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन तो इसका एक कंजर्वेशन का एक कह सकते हैं कि आइडिया है कंजर्वेशन के लिए। तो अफॉरेस्टेशन क्या है? कंजर्व करने के लिए, यानी लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। अगर आप लैंड को डिग्रेडेशन से बचाना चाहते हैं तो आपको अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आपका जो लैंड का जो डिग्रेडेशन है वो नहीं होगा और आपके लैंड में बहुत ज़्यादा ना तो वाटर से इरोजन होगा, ना ही किसी ओवर इरिगेशन से प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपका जो भी धूल है यानी वाटर की जो प्रॉब्लम है वो भी सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अफॉरेस्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके इसको रोकने के लिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। सॉइल की सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉइल क्या है, क्या होती है सॉइल? सॉइल होती है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। तो सॉइल के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि क्या है, सॉइल का डायग्राम पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती है सॉइल वो हम पढ़ेंगे और कितने टाइप की होती है और कहाँ कहाँ पर, यानी हर इंडिया में किस किस टाइप की सॉइल मिलती है, किस किस टाइप की सॉइल इंडिया में मिलती है वो आप पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पर मिलती है। उसके लिए कल आपको एक मैप रखना है इंडिया का, पॉलिटिकल मैप। उस पॉलिटिकल मैप में आपको सॉइल को फिल करना होगा। तो कल आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं इसके नोट्स, और ये जो डायग्राम्स हैं दोनों ये आपको बनाने हैं और डायग्राम। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कौन सी? अर्थ समिट एजेंडा 21, लैंड डिग्रेडेशन और लैंड यूज पैटर्न एंड लैंड रिसोर्सेज, लैंड का यूटिलाइजेशन, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अपने नोट्स में साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए और व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे नोट्स को आपको रेगुलरली सेंड करते जाना है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट करना है, यानी कि एक दिन बाद आप उसको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। तो नोट्स कंप्लीट रखिएगा आपने।